बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन दी अदर साइड। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट या हमारी अदलिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुदाखलत की जा रही है, इंटरफेरेंस की जा रही है, ये इन्फ्लुएंस है, उसके बाद कल भी हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसमें अदलिया को निशाना बनाया गया। और इसके अलावा अब बाकायदा तौर पे अदलिया को निशाना तो बनाया गया। जो फैसल वाडा साहब ने बात की, उन्होंने कहा जी बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, अब पगड़ी उछाली तो डबल पगड़ी उछालेंगे। ये तो थी जनाब नाज़रीन जो कि वाडा साहब ने बात कही थी, और इस पे अब हमने देखा है कि इस पे एक अज खुद नोटिस ले लिया गया है, बड़ी इंपॉर्टेंट। साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर फैसल वाडा की जानिब से गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आज खुद नोटिस ले लिया गया है, और ये ज़राए बता रहे हैं कि आज खुद नोटिस पे सुप्रीम कोर्ट का बेंच नंबर 1 कल केस की समाअत करेगा। फैसल वाडा ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को चूंकि तनकीद का निशाना बनाया था, जैसे कि अभी मैंने कहा कि उन्होंने पगड़ियों के हवाले से बात की थी कि हम पगड़ी उछाली तो डबल पगड़ी उछालेंगे, इस तरह की उन्होंने बातें की थी, और काफ़ी वो एग्रेसिवली उन्होंने ये बातें की थी। इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि आखिर ये मामला जाएंगे कहाँ। कि एक जानिब तो जजेस जो हैं वो खतूत लिख रहे हैं, दूसरी जानिब जो आज खुद नोटिस भी हो रहे हैं, लेकिन सियासी जमातें बज़ाहिर तो ये किसी सियासी जमात के साथ नहीं है। इनको एमक्यूएम ने और पीपल्स पार्टी ने सेनेटर बनने पे सपोर्ट किया, लेकिन ये ना एमक्यूएम में है ना पीपल्स पार्टी में, किसी भी सियासी जमात में नहीं है, तो फिर ये किसके बिहाफ पे उठ के इस तरह से बात कर रहे हैं? ये कौन सा ऐसा कॉन्फिडेंस है इनके साथ, कौन सा इतना कॉन्फिडेंस क्यों है वाडा साहब के? इस तरह से उन्होंने उठ के बात की जिस पे अब आज खुद नोटिस भी हो गया है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी आज बड़ी ठीक ठाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि जज के पास वो ताकत है जो मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज सकते हैं। तो जज के पास दोहरी शहरियत बहुत बड़ा सवाल का निशान है। अब ये जो दोहरी शहरियत बार बार जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से सामने आ रही है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, और कानूनी एंगल भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब जजेस जो हैं वो ओथ लेते हैं तो क्या उस वक्त कोई दोहरी शरीयत का कोई इशू होता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस पे बाकायदा जो वाडा साहब ने कहा कि ख़त लिखा था तो उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तो जस्टिस बाबर सत्तार के मामले पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वाडा के ख़त का जवाब दे दिया है, और उन्होंने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक, रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक, आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं होता, बल्कि उन्होंने कहा जी वकील से हाईकोर्ट का जज बनते वक्त उसे दोहरी शरीयत की मालूमात नहीं ली जाती हैं। तो ये जो तजादात सामने आ रहे हैं, सबसे पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पे बात करेंगे। दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि आज बानी पीटीआई की जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी आज वीडियो लिंक के जरिए पेशी होगी, और हो सकता जैसे कि लाइव चल रहा थी ये हेयरिंग, तो आज भी लाइव ही होगी, लेकिन वो आज लाइव नहीं हुई है। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन दूसरे हिस्से में आपको बताते चलें कि हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खालिद रांझा साहब हैं, साबिक वफाकी वज़ीर कानून। बहुत शुक्रिया रांझा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रांझा साहब। रांझा साहब, ये अभी एक इशू खड़ा हो गया है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक पहले तो 6 जजेस का खत आया, कल हमने देखा दोबारा से एक खत लिखा गया, और जिसपे बड़ी ठीक ठाक किस्म की उनके अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, और जो की हैं वो सियासतदानों ने की हैं। फैसल वाडा साहब थे, फिर उसके बाद हमने एमक्यूएम के कुछ रहनुमाओं की देखी, इवन पीएमएलएन से तलाल चौधरी ने भी कल इस तरह से उन पर तनकीद का निशाना बनाया। आज भी एमक्यूएम से हम देख रहे हैं कि तनकीद का निशाना बनाया गया है। मेन पॉइंट जो रेज किया गया, जिसपे जवाब भी तलब किया गया हाई कोर्ट से, रजिस्ट्रार ऑफिस से, कि जनाब दोहरी शहरियत के बारे में बताएं। इस पे थोड़ा क्लियर कर दें कि क्या जब ओथ लिया जाता है, कि कोई जज ओथ लेते हैं जज बनने का, तो उस वक्त क्या दोहरी शहरियत का कोई वहां पे कॉलम होता है, इसको फिल करना है, या ऐसी कोई बात होती नहीं है? एग्जैक्टली क्या होता है जब ओथ लिया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये जो क्वालिफिकेशन ऑफ अ जज, इसके लिए तो आइन में प्रोवाइड है कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। असल बात ये है कि ये जो जब भी बात शुरू होती है जजेस की अपॉइंटमेंट की, तो फिर लोग मुख्तलिफ इंटरेस्ट वाले जो है वो चीफ जस्टिस को खत डालते हैं, जिसमें तस्दीक की जाती है कि जी फलां को जज ना लिया जाए, फलां को लिया जाए, और कई बंदों के जाती जो है उनके
पर्सनैलिटी केस वो भी डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन अभी तक हमने इस बात पे फैसला नहीं किया कि क्या जो जज की क्वालिफिकेशन है या जो प्रोसीजर्स हैं जज के अपॉइंटमेंट में, क्या वो पब्लिक होने चाहिए या सीक्रेटिव होने चाहिए। कभी तो हम कहते हैं जी ये पब्लिक होने चाहिए, कभी हम कहते हैं कि नहीं ये तो हश होना चाहिए और किसी को पता नहीं लगना चाहिए और लोग तनकीद बेजा करते हैं। लेकिन जहां तक ये वाडा साहब का तल्लुक है, ये उन्हें बात आज खुद नहीं की, ये बात जज साहब ने की अपने किसी इंटरव्यू में और उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। तो अगर ये बात कोई आदमी बाहर सड़क पे करता है या अखबार में बात आ जाती है तो फिर उसको रिपीट करना तो कोई जुर्म नहीं है। लेकिन जो आज खुद नोटिस है ये वो इशू है जिसने अदलिया को भी हिला के रखा हुआ है पिछले कई साल से। और आगे जैसा बात कहते हैं नहीं रूल्स होने चाहिए ऑफ नोटिस। आज खुद नोटिस जो है उसके लिए रूल्स होने चाहिए और फिर उसमें कोई अपील दलील होनी चाहिए। तो इसमें इशू है वो जजेस की रिपोर्ट नहीं है, इशू इज के जो जिन लोगों ने जज चुनने हैं क्या उनको किस किस्म की इत्तला कोई दे सकता है। और कहीं हम तो कहते हैं कि जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन है हमें पास कर दे जय साहब के खिलाफ, कहीं है कि नहीं अगर बिल्कुल कोई बात न करे जय साहब जो है उनको बिना वजह दावेदार न किया जाए। लेकिन देखिए अब अमेरिका में देखें जब जज की अपॉइंटमेंट होती है तो जिस किस्म के सवालात और दलाइल और मटीरियल पेश होता है फॉर द कमिटीज जो कि सेनेट के मेंबरान होते हैं वो इट्स नॉट वेरी इंकरेजिंग। तो लेकिन आज खुद नोटिस किस बात पर लिया गया, इज इट ऑफेंस, क्या आपने डिटरमिन कर लिया इस बात को। मुमकिन है कि वाडा साहब ने गलत कहा हो कि जी सर वाडा साहब ने ये बात की थी, उन्होंने अडॉप्ट किया है जज साहब की अपनी स्टेटमेंट को। सर आज खुद नोटिस इस बात पे लिया गया है कि फैसल वाडा साहब ने पगड़ियां उछालने की बात की थी कि अगर कोई पगड़ी उछालेगा तो हम उसकी डबल पगड़ी उछालेंगे, इस किस्म की, और फुटबॉल बनाएंगे पगड़ी को, इस किस्म की बातें की थी वाडा साहब ने। इस पे ये अदलिया के लिए बातें की गई थी और इस पे उन्होंने जवाब भी मांगा था कि दोहरी शहरियत रखते हैं, इसकी डिटेल बताएं। तो इस पे आज खुद नोटिस लिया गया है कि ये जजेस के लिए किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है। दोहरी शहरियत का इशू राइज हुआ जब लोग पार्लियामान में थे और उनका कि ये जो दोहरी शहरियत है उससे डिस्क्वालिफाइड, और वो जो डिस्क्वालिफिकेशन है MNA के लिए या MP के लिए वो अट्रैक्ट नहीं होती है ऑन द पर्सन ऑफ अ जज। बात तो ये है कि क्या मुझे ये इख्तियार है इस बात को ऊंची करने का, जबकि मेरा कोई मसलक नहीं बनता कि मैं इस बात को डिस्कस करूं या बताऊं। तो या तो इसको पिनलाइज करें कि हाँ जी इट इज अ पिनल एक्शन, तो फिर तो ठीक है, शो कॉल आज खुद नोटिस जो है फिर तो बात बनती है। लेकिन किसी बात गिव इट सम लीगल कलर कि ये बात की गई है, ये किसी जुर्म किसी कायदे के खिलाफ है, तो फिर तो ठीक है आप लेकिन इसमें अदलिया खुद कहती रही है कि वी शुड फ्रेम रूल्स, द गवर्नमेंट शुड फ्रेम रूल्स, जिसमें आज खुद नोटिस के इख्तियारात जो है वो उसको हम तयन करें और उससे बाहर ना जाए। और आप देखें माजी में जो आज खुद नोटिस इशू है इसने बहुत लोगों को बहुत एम्बैरस किया है और बहुत लोगों की इसमें पगड़ी भी उछली है। और जिसका जिक्र आजकल भी हो रहा है जजेस के खिलाफ कि हाँ जिन्होंने ये किया, तो मैं समझता हूँ कि ये जो इशू है कि क्वालिफिकेशन है क्या और किसको इख्तियार है किसको इख्तियार नहीं, इसलिए बात करने का उसको डिटर्मिन कर दिया और फिर मैं समझता हूँ बिल्कुल लायबल होगा टू रेज द पॉइंट ऑफ व्यू। फिर आज को नोटिस लिया जाए। अब तो आज को नोटिस नहीं है, अगर जुर्म भी नहीं है तो फिर क्या फायदा आज को नोटिस कर दिया। अच्छा रांझा साहब एक चीज क्लियर कर दीजिएगा प्लीज। जी रांझा साहब एक पॉइंट क्लियर कर दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया दोहरी शहरियत का।
उसमें जो जवाब दिया गया, जब 6 जजेस के खत पे खुद नोटिस कार्रवाई हुई थी केस की, उस वक्त ये बात क्लियर हो गई थी, ये बात सामने भी आ गई थी और बताया गया था कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला जुडिशियल काउंसिल में डिस्कस हुआ। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को जज बनाने की मंजूरी दी थी, जबकि हाईकोर्ट प्रेस रिलीज में वजाहत थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने बता दिया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। अब जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को इस चीज का पता है, ये चीजें ऑलरेडी आला अदलिया के नोटिस में है, तो क्या दोहरी शहरियत किसी भी जज के लिए नाअहलियत की बुनियाद रखी जा सकती है? इस पे ये तो मेरी राय या आपकी राय सर, कानूनी एंगल इसमें, कानून हमारा आइन क्या कहता है इस पे? ये बात कहे कि हाँ जी ये जो है ये इट इज प्रोटेक्टेबल, तो इसके बाद कोई बंदा इसकी बात नहीं करेगा। हमें क्या अमर माने है, क्या डिसाइड करेगा कि हाँ जी ये क्वालिफिकेशन होंगी, ये जो है चीजें डिसक्वालिफाई नहीं होगी। आप अगर पर्ची जज कर रहे हैं तो आप हम देखते हैं, काउंसिल देखती है कि इसमें बेशुमार लोगों के नाम आते हैं, बेशुमार लोगों के खिलाफ इतराजात आते हैं और बाकायदा एक बिल्कुल एक बहुत बड़ा बदल बन जाता है शिकायतों का उसके मेंबर के नाम पे। वो याद करता है जब मैं मेंबर था एक दफा काउंसिल में हर मेंबर को गालिबन को 5-5 किलो वजन की डाक आई हुई थी, जिसमें मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट अलग मुख्तलिफ इल्जाम लगे हुए थे, कोई दुरुस्त थे कोई गलत होंगे, पता नहीं उनको कैसे डील किया कमीशन ने, बट टेक नोट ऑफ। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद रांझा साहब, साबिक वफाकी वज़ीर कानून, आपने हमें ज्वाइन किया और कुछ कानूनी एंगल से जिस पे आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद इस पे डिस्कशन करेंगे कि फैसल वाडा साहब किसके बिहाफ पे ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो वो किसी सियासी पार्टी के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और अगर आला अदलिया में किसी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है तो वो एग्जेक्टिव्स के साथ साथ हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं जिनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो फैसल वाडा साहब एग्जेक्टिव्स के बिहाफ पे आके ये बात कर रहे हैं या किसके बिहाफ पे आके बात कर रहे हैं? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अमजद इकबाल साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत बाखबर किस्म के सहाफ़ी हैं। नाज़रीन, इनसे मज़ीद तफसीलात भी जानते हैं, मज़ीद डिस्कशन भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अमजद साहब, मतलब कल से हम देख रहे हैं कि अदलिया, कल से तो नहीं, अदलिया तो काफ़ी दिनों से कह रही है कि उस पर जो है इन्फ्लुएंस है, ख़त भी लिख दिया 6 जजेस ने, वो मामला भी टेकअप हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हुए एक फिर कल हम देख रहे हैं कि बाबर सत्तार साहब ने ख़त लिखा है कि दोबारा उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। लेकिन जैसे बाबर सत्तार साहब ख़त लिखते हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव सामने आके खड़ी हो जाती है। मतलब फैसल वाडा साहब बड़ी ठीक ठाक किस्म की तगड़े वर्ड्स के साथ वो अदलिया को तनकीद का निशाना बना देते हैं, पगड़ियाँ उछालने की बात करते हैं, उसको फुटबॉल तक बनाने की बात कर देते हैं। फिर तलाल चौधरी साहब मैदान में उतर आते हैं, कामरान टेसूरी साहब हमने देखा वो भी कल मैदान में थे। आज इवन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी डायरेक्टली जजेस को तनकीद का निशाना बनाया है। ये मतलब एक जानिब अदलिया है, कल को इन्हीं तमाम सियासतदानों के, इन्हीं जजेस के पास केसेस भी जाते रहते हैं और ये कोई नई बात नहीं है, जाते ही आगे भी ऐसे ही होता रहना है, जाएंगे केसेस। क्यों एग्जीक्यूटिव अदलिया के अगेंस्ट आके खड़े हो गए हैं इकबाल साहब? अच्छा, पहली बात तो ये है फैजा के, देखिए जो एग्जीक्यूटिव की जहाँ तक बात है ना, तो जब लेटर लिखा गया जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से, उसके बाद से एग्जीक्यूटिव तो आप कह सकते हैं कि जी के वजीर कानून और वजीर इत्तलात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनके जवाब में वो एक एग्जीक्यूटिव को के तौर पर आप कह सकते हैं कि उन्होंने जवाब दिया था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन फैसल वाडा साहब तो किसी तरह से भी एग्जीक्यूटिव में नहीं आते, वो तो ना हुकूमत का हिस्सा है, ना किस कोई उनके पास कोई सरकारी ओहदा है, वो तो एक सेनेटर जरूर है, लेकिन सेनेटर तो है ना। जी जी बिल्कुल है, और एज पार्लियामेंटेरियन मैं ये कह सकता हूँ कि जो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, देखिए उन्होंने कहा क्या है, हमें ये देखिए अगर हम इसको आमने सामने खड़ा करने का तासुर लिए बगैर हम ये बात करें कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है। एक तो वो कहते हैं कि जी मैंने 15 दिन पहले एक खत लिखा था कि मुझे ये चाहिए, कागज चाहिए 19A के तहत। उन्होंने ये उसका उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हवाला भी दिया आर्टिकल 19 से, जिसका खुद चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया हुआ है कि जी हर शहरी का हक है इंफॉर्मेशन का। उन्होंने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब जब बने थे जज,
तो उस वक्त उनका कोई मामला था दोहरी शरीयत का या उनके ग्रीन कार्ड का जो मामला था, तो वो आपको पता ही है कुछ दिन पहले भी ये सिलसिला चला था। तो उसके बाद वो उन्होंने कहा जी, उन्होंने बता दिया था वो उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब को, तो वो ये कहते हैं कि जी मुझे वो लेटर दे दें कि सिर्फ बतौर शहरी मेरा हक है, बतौर पार्लियामेंटेरियन भी मेरा हक है कि मुझे बताया जाए कि वो लेटर कहाँ पे लिखा और किस तरह से बताया गया था। ठीक है। लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ये एक तो पहली बात तो ये थी कि ये उनका सवाल था, और मेरी जाती राय में उनका सवाल ये एक वैलिड सवाल है और हर शहरी को पता होना चाहिए। इकबाल साहब जवाब आ गया जस्टिस बाबर सत्तार के मामले पर। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब दे दिया फैसल वाडा के खत का। उन्होंने जो उसमें मेंशन किया है, उन्होंने कहा है कि जनाब रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं है। वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं ली जाती। उसमें उन्होंने डिटेल भी की है, डिटेल भी बताई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ऑलरेडी ये मामला डिस्कस हो चुका है। देखिए बात ये है कि ये मैं तो ये नहीं कह रहा कि वो खत उनका जवाब आया या नहीं आया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो सवाल उठाया है, मैं तो वो बात कर रहा हूँ। और वो उनका एक और भी फिर इस पे बात थी ना, जहाँ आपने जब ये बात करते उन्होंने कहा जी कि एक पार्लियामेंटेरियन को तो नाअहल कर दिया जाता है, तो जज जिसने इंसाफ करना है वो कैसे दोहरी शरीयत रख सकता है? इसका एक जवाब आना चाहिए ना कि इसका उनकी तरफ से कि अगर वो रख सकता है तो फिर बाकी सबको भी इजाजत होनी चाहिए। और दूसरी बात जो बात आपने की है ना कि जी देखे उसमें जो उन्होंने कहा कि जी जवाब वो कहते हैं कि जी उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके ख्याल में वो कहते हैं कि जो जवाब आया था वो एक मुबन जवाब है, मुझे वो लेटर नहीं दिया गया उसका कि कब उन्होंने बताया था। अगर उन्होंने बताया था तो फिर हमें भी पता होना चाहिए वो कौन सा लेटर, अगर जबानी, क्योंकि उस वक्त तक तो जस्टिस बाबर सत्तार जस्टिस नहीं थे, उन्होंने किस हैसियत में वो उस वक्त के चीफ जस्टिस को ये बात बताई? ठीक है ना, ये वो सवाल हैं जो उठते हैं। फिर दूसरी बात उन्होंने की इदारों के हवाले से कि जो इदारों की तस्दीक करेगा उसको मतलब उसको जवाब देना चाहिए। और तीसरी बात ये है, इसमें एक और पहलू भी आता है कि जब आपने कहा कि आमने सामने की बात, हम कई रोज से वो हमारे सामने सारी चीज आ रही है कि जब जस्टिस बाबर सत्तार साहब खत लिखते हैं कि जी मेरे ऊपर प्रेशर आया, तो उसके जवाब में जो वो एग्जेक्टिव वाली बात है उन्होंने जो वजाहत की उन्होंने वजाहत ये की कि हमने सिर्फ ये कहा था कि इन कैमरा आप इस केस को कर लें, तो इसको आप प्रेशर नहीं कह सकते। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब को भी उस केस उस इतनी सी बात के ऊपर वो खत लिखने की मेरे तो ख्याल में उसकी कोई रीजन नहीं थी, शायद उनके ज़हन में यही था। जस्टिस बाबर सत्तार साहब के मुताबिक ये तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा ना कि हमने कहा इन कैमरा कर लें, इसके अलावा उसकी बात नहीं हुई। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने अपने खत में ये मेंशन किया है कि मुझे कहा गया इस केस से अलग हो जाए। ये तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब कह रहे हैं ना, मामला ये देखिए ना, मामला इसी वजह से, यही मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि ये दोनों ने अलग अलग बात की। अब आपके ख्याल में, मैं फर्क करें, मैं आप कहता हूँ आपके ख्याल में फैसल वाडा साहब ठीक कहते हैं, मेरे ख्याल में जस्टिस बाबर सत्तार साहब ठीक कह रहे हैं, या मेरे ख्याल में वाडा साहब ठीक कह रहे हैं और आपके ख्याल में जस्टिस अपना बाबर सत्तार साहब ठीक कह रहे हैं। अब इसका फैसला तो किसी जगह होना ना, किसी जगह आना चाहिए कि इनमें से कौन ठीक है और किसका सवाल वैलिड है। और उसके लिए मेरा ख्याल में ये बड़ा बेहतर था कि आज, और ये जब देखिए इस पे एक चीज और जरूर उसका आना चाहिए, वजाहत होनी चाहिए इस बात की कि जो कई रोज से हम ये खत और उसमें एस्टेब्लिशमेंट और उसमें इदारे और उसमें एग्जेक्टिव और उसमें सबको क्रिटिसाइज किया जा रहा था और उनके ऊपर एक प्रोपेगेंडा। देखिए अगर अदलिया की इज्जत है तो एग्जेक्टिव की भी इज्जत है, अगर एस्टेब्लिशमेंट की इज्जत है तो पार्लियामेंट की भी इज्जत है, ये सबकी इज्जत होती है। और आइन में सबके लिए सबकी हदूद दी गई है, सबका एहतराम दिया गया है। तो अगर इज्जत होनी है तो सबकी होनी चाहिए, और किसी एक की इज्जत के लिए हम ये नहीं कह सकते बाकी सबको हम डिमोरलाइज करें या उनकी इज्जत ना करें, वो सबकी होनी चाहिए। और अगर किसी से कोई गलती होती है, कोई कोताही होती है या कोई सवाल उठता है तो उसका जवाब सबको देना चाहिए, चाहे वो एग्जेक्टिव हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो। आज खुद नोटिस हो गया है, अब ये जो वाडा साहब ने किया है इस पे आज खुद नोटिस हो गया है, जिसकी समाअत कल होगी। और इसकी ये जो 3 रुकनी बेंच बना है इसकी सरबराही जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज साहब खुद कर रहे हैं, यानी कि इस चीज को बड़ा सीरियसली टेकअप किया गया है। अब आपको क्या लगता है, जैसे पगड़ियां उछालने वाली बात हुई और उस पगड़ियों को
फिर कहा गया कि हम उसको फुटबॉल बना देंगे। ये इस तरह की लैंग्वेज वैसे हमारी अदलिया के लिए नॉर्मली यूज करनी नहीं, वो मेरे ख्याल में शायद मेरी राय है, मैं ये कहता हूँ कि जी हो सकता है वो अदलिया के लिए ना हो। वो जो पगड़ियां उछालने की बात है, वो तो फैसल वाडा साहब का जो नाम आया उसमें जो दुबई लीग्स में, उसके वाले से भी बात कर रहे थे। उन्होंने एक दो चैनल्स का भी जिक्र किया, उसमें उन्होंने जिक्र किया उसके, उन्होंने कहा जी कि ये जो एक दो चैनल जो कर रहे हैं वो हम आपको बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और हो सकता है कि ये मुख्तलिफ उसके सवालों जवाब थे ना जिसमें ये सारी बातें हुई, उसको ये बात जो पगड़ियां उछालने वाली है ये तो मेरे ख्याल में अदलिया के वाले से उन्होंने नहीं कही थी। लेकिन मेरी राय है, मैं अपनी राय आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि ये कही हो, लेकिन जो जब उनसे उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा हमारी पगड़ी उछाली जाएगी, तो अदलिया तो उनकी पगड़ी की बात नहीं कर रही ना कोई भी, वो तो उनके हवाले से जो बात इसमें दुबई लीग्स में आई है। और उन्होंने बाकायदा तौर पर चैनल्स का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने 2 चैनल्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा जी 2 चैनल्स ये कर रहे हैं और उनका हम उनको जवाब देंगे। तो ये उस हवाले से भी ये बात हो सकती है। और रह गई जो सो मोटो की बात है, मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब ने ये बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि जी के बर वक्त और बड़ा बेहतर फैसला किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये इसलिए कि जी कि ये जो सवालात उठ रहे हैं और ये जो एक दूसरे के खिलाफ जो खत पे खत लिखे जा रहे हैं, ये सिलसिला या तो इसका कुछ सामने आ जाए ना कि जी के है क्या, कहाँ पे कौन गलती पे। अगर इसी तरह खत लिख के उसको फिर पोलिटिसाइज किया जाए, खत लिख के और या जवाब दे के उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जाए, फिर या उसको आप ये कह दें कि एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछाला जाए, तो फिर उससे बेहतर ये है कि किसी फोरम्स पे ये डिसाइड कर लिया जाए कि कौन ठीक है कौन गलत है, किसकी गलती है। ये बात बिल्कुल वैलिड है। लेकिन इकबाल साहब, ये सारी सूरत हाल जो हम देख रहे हैं, आपको लगता है पर्सनली जिस तरह के फैसले माजी में भी आते रहे हैं पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट, यही पॉलिटिशियन है जिनके अगेंस्ट जो है नैब को सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, फिर अगली दफ़ा जब ये हुकूमत में आते हैं तो फिर ये नैब को अपने ऑपोजिशन के अगेंस्ट सियासी तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, तो सियासी केसेस तो बनते रहे हैं। आपको लगता है कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं रहा होगा अदलिया पे? अदलिया जो कह रही है उस बात पे आपको लग रहा है? देखिए, बात यह है कि मुझे तो लग रहा है कि अदलिया अपने आप को प्रेशर से निकालना चाहती है। 2 चीजें हैं उसमें, देखिए 2 चीजें। एक चीज तो वो है कि जो वाकई जो जजेस हैं जो अपने आप को वो तो अब भी कह रहे हैं कि जी कि हम किसी प्रेशर को नहीं मानते, हम खुद मेरिट पे फैसला करेंगे। और कुछ जजेस हैं जो ये इतराफ आज कर रहे हैं कि जी कि जनाब हमारे ऊपर 1 साल पहले प्रेशर आया था, ठीक है ना। अब मामला ये है कि ये भी तो क्लियर होना चाहिए ना मामला के सिलसिला के जी कि ये आप जो बात कर रही है वो दुरुस्त है, ये इन्फ्लुएंस भी होते रहे, फिर प्रेशर भी आए, फिर उनके कहने पे ये तो चीजें अब सामने आ गई ना। भुट्टो केस में जिसका उन्होंने वाडा साहब ने हवाला भी दिया, उस केस में जो चीजें सामने आई और खुद चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त कहने इतराफ किया था कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था। उसके बाद फिर कई केसेस ऐसे आए हैं जिसमें जजेस ने इतराफ किया। अभी हाल ही में आप वो मियां नवाज शरीफ वाला केस जो था वो उसमें जज साहब ने इतराफ किया कि जी कि मुझे ये मजबूर किया गया था कि मैं ये करूं। तो मामला ये इसी तरह के होते रहे हैं और हैं भी, इस वक्त भी यकीनन कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे जरूर होंगे, लेकिन इनको रुकना चाहिए। इसको इस तरह से रुकना, इसको इस तरह से नहीं रुकना चाहिए कि फर्क करें कोई जज साहब हो, वो कहेंगे जी कि मुझे तो यह फलां बंदे का वो बड़ा पसंद है, बड़ा जबरदस्त आदमी है, तो वो जो गलत करे या ठीक करे मैं उसके हक में फैसला दूंगा। दूसरा कहे नहीं जी मुझे दूसरा बड़ा अच्छा लगता है, वो पसंद है, मैं उसके हक में फैसला दूंगा। मेरिट के ऊपर होना चाहिए फैसला और कानून और आइन के मुताबिक होने चाहिए, ताकि जो फैसले आए उसके ऊपर को उंगलियां ना उठ सके, उसके ऊपर क्रिटिसाइज ना हो सके। और एक चीज ये सिर्फ जजेस की बात नहीं है, अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि जिसके हक में फैसला चला जाता है उसको तो पसंद आ जाता है, जिसके अगेंस्ट जाता है वो उंगलियां उठाता है। जी, मैं यही बात करने लगा। देखिए, हमारा जो कल्चर बन चुका है या हमारी जो सोच बन चुकी है वो ये है कि जी कि जो फैसला मेरे हक में आएगा सिर्फ वही मेरिट पे होगा, जो फैसला मेरे खिलाफ आएगा वो जनाब किसी ना किसी दबाव पे या किसी ना किसी प्रेशर पे है। हमें ये अपने आप को ये उससे पहले अदलिया अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए और उसके बाद हमें एक अपनी सोच को अपने ये चेंज करना पड़ेगा। नहीं, ये कानून के मुताबिक यही बनता था। हमें पता होता है जब कोई बंदा केस लड़ रहा होता है
ठीक है, अपने दिफा की कोशिश करता है, अपने आप को बचाने की अतल इम्कान कोशिश करता है, लेकिन उसको पता होता है कि जी कि इसका क्या फैसला आ सकता है, और वो अगर वो आइन और कानून के मुताबिक वो फैसला आता है तो उसको हमें तस्लीम भी करना चाहिए। लोग तस्लीम करते हैं फैसलों को। ठीक है, इकबाल साहब ये बताइएगा कि ये जो फैसल वाडा साहब चले, बाकी सियासी जमातें तो समझ में आती हैं कि वो किसी जमात का हिस्सा है। एमकेएम ने एमकेएम हमेशा से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जमात ही कंसीडर हुई है, लेकिन फैसल वाडा साहब आपको क्या लगता है किसके बिहाफ पे आके इस तरह की बात करें? ये तो फिल वक्त सेनेटर के अलावा किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं है। एमकेएम ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर इनको सेनेटर बना दिया, लेकिन ना ये एमकेएम का हिस्सा है ना ये पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। तो फैसल वाडा साहब अपने ऑन पे आके ये बात कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हुए ये बात की उन्होंने? देखिए, फैसल वाडा साहब को एक फन आता है, हुनर आता है। आपको पता है कि जी कि वो खबरों में रहते हैं, और वो कोई ना कोई, आपको जब वो पीटीआई में थे अभी, उस वक्त उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि जी कि वो बानी पीटीआई को कहाँ से खतरा और क्या खतरा है, ठीक है। और उस वक्त वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन वो उनकी बातें किसी हद तक दुरुस्त साबित हुई बाद में, और उनके ठीक है 100% नहीं हुई होंगी, लेकिन वो कहीं काफी हद तक हुई। अब भी जो बात उन्होंने की है, फर्ज करें उन्होंने जो खत लिखा था, एक खत के जवाब में, जिसका वो कल भी उन्होंने जिक्र किया, एक खत था कि जी कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, अब वो नहीं मिला तो उसको उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब एक चीज उनको किसी भी सियासी जमात के कहने की बजाय, मैं यहाँ पे कहता लाहौर हाईकोर्ट में एक एडवोकेट होते थे एक दौर में, एमडी ताहिर उनका नाम था, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उनके हवाले से मशहूर था कि वो जब कभी कोई भी इशू होता था तो वो रिट दायर करते थे, और वो उसको फिर हाईकोर्ट में चलती थी उनकी रिटें। हो सकता है शायद कोई एक आध रिट होगी जिसके ऊपर वो कोई ऐसा कोई एक्शन हो गया होगा, या कोई उनके जो वो उन्होंने मुतालबा किया होगा वो पूरा हो गया सर, लेकिन वो पता था कि जी कि अच्छा जी ये फलां जगह पानी खड़ा, उन्होंने रिट दायर कर देनी है, और वो खबरों में रहते थे। इसी तरह एक इकबाल साहब के नाम से गालबन वो सुप्रीम कोर्ट में भी है जो रिटे करते, उनको जुर्माना शर्माना भी पीछे हो गया था। यानी कि आपको लगता है कि ये ऑप्टिक्स के लिए किया गया है या पर्क्स हैं उनके लिए किया गया है? मैं तो देखिए, बात ये है कि मैं तो ये कहता हूँ, ये थोड़ा सा इनकी वाडा साहब की जो दर्जा है ना, वो उन जो रिटें दायर करने वाले वकला रहे हैं ना, उनसे थोड़ा सा ऊपर का है। इनका मामला मुझे लगता है कि इनकी इंफॉर्मेशन भी काफी होगी, कहीं ना कहीं से यकीनन इनको मिलती होगी इंफॉर्मेशन। खबरें वैसे ये जो गेस करते हैं, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, इनकी प्रेडिक्शन अक्सर ही हमने देखा कि सच साबित होती है। यकीनन इनको कहीं ना कहीं से मुकम्मल इंफॉर्मेशन भी है, और दूसरी बात यह है कि फीडिंग भी होती होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद बोल्ड आदमी है, वो दिलेरी से बात करते हैं, इस बात से खौफजदा हुए बगैर कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। अभी जैसे फर्ज करे सोमोटो हो गया ना, इस पे अभी आपको पता है कि उनको नाहिल हुई थी। अब ये देखे ना, मामला ये है कि दो चीजें तो वो खुद भुगत चुके हैं ना। एक चीज तो वो जिसकी अब आप बात कर रहे हैं कि जी के इनके जस्टिस बाबर सत्तार वाला जो मामला है, इनकी 5 साल की वो, बल्कि बाद में सुप्रीम कोर्ट से जाके ये, वरना ये तो उनकी ताहियात वो नाहल हो गए थे ना, बाद में जाके इनको 5 साल इनकी की गई। इनके ऊपर केस क्या था? इनके ऊपर केस ही ये था कि ये डुअल नेशनल थे, और आपने बर वक्त इन्होंने सरेंडर कर दी थी दूसरी नेशनलिटी, लेकिन ये था कि टाइमली नहीं की। इनके ऊपर केस ये था और उसके ऊपर इनको सजा हो गई। अब सवाल ये है, वो जो बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि मैं बतौर पार्लियामेंटेरियन तो नाहल हो जाता हूँ इस बात से, तो एक जो इंसाफ करने वाले उसका वो क्यों नहीं होता? मुझे अमजद साहब आपको पॉइंट आ गया, मुझे थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा। अजीज अहमद अवान साहब नाज़रीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एक्स चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान है, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है। बहुत शुक्रिया अजीज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अजीज साहब। जी वालेकुम सलाम। अजीज साहब, काफ़ी हम देख रहे हैं कि मुल्क की सियासत तो खैर हमारी स्टेबल रहती नहीं है, काफ़ी गहमा गहमी तो रहती ही है, लेकिन अब हमारी अदलिया नोटिस लेने लग गई है सियासतदानों के जो अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है उन बयानात का, जिसमें फैसल वाडा साहब ने जिस तरह से पगड़ियाँ उछालने की बात की, अब उस पर जो है वो आज खुद नोटिस ले लिया गया है। कल उसकी पहली समाअत होने जा रही है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस मौके पर मुझे भी मौका फराहम किया को बात करने का। जी। मैं ये समझता हूँ कि फैसल वाडा साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की है, ठीक है। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऐसी हवा बनाया जा रहा है। बात ये है, जो बातें उन्होंने की है वो जेन्युइन बातें हैं, बजाय इसके कि उनको जवाब देने के ये चीजें जिस तरह उड़ाई जा रही हैं या कही जा रही हैं, ये उनका ये मकसद नहीं था। मकसद तो ये है, अगर
जो बात उन्होंने कही है कि एक स्टेटमेंट पे या एक चीज छुपाने पे एक मुल्क का वजीर आज़म नहल हो सकता है, तो क्या अगर इस मुल्क की इंसाफ करने वाले लोग जो हैं उनको इन चीजों के ऊपर सजा नहीं हो सकती, या वो ये चीजें छुपा के क्यों बैठे हुए हैं, या उनको इसकी तरह से निशाना क्यों नहीं बनाया जाता? लेकिन नजीर साहब, तो इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने जस्टिफिकेशन दे दी है, उन्होंने बता दिया कि ये छुपाया नहीं है, नोटिस में था ये सारा। नहीं देखें, ये बाद में उन्होंने बताया है, मुझे नहीं पता कि पहले उन्होंने आज उसकी वजाहत आ गई है, आज उन्होंने फैसल वाडा के खत का जवाब दे दिया है। जी दे दिया ना, लेकिन देखें बात ये है, क्या आप ये समझते हैं कि हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, तो वो दोहरी शहरियत रख सकता है? अगर आप एक एमएनए को नहल कर सकते हैं, एक वजीर को नहल कर सकते हैं, एक मुल्क के वजीर आजम को कर सकते हैं, तो आपने अपने जज को भी ये पूछना है, क्योंकि जज भी एक हलफ देता है, उसकी भी अपने मुल्क के साथ है, उसने बड़े अहम फैसले करने होते हैं, बड़ी अहम चीजें उसके पास होती हैं। तो कैसे हम बर्दाश्त करेंगे कि जी जज जो है उसको हम इस मामले में रिलीफ दे दें जी कि वो डबल नेशनैलिटी रख सकता है और सियासतदान नहीं रख सकता? या तो आपने कानून बनाना तो सबके लिए एक बनाएं, नहीं है तो फिर आपको इस पर बात पे गौर करना होगा कि क्या ये चीजें जो हैं ये गलत हैं या सही हैं, तो इनको सही करना चाहिए। और सही करने की बजाय आप एक बंदे को उल्टा निशाना बना रहे हैं, ये कोई मेरा ख्याल मुनासिब बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अजीज साहब, आपको लगता है कि जैसे वाडा साहब हैं, बोल्ड डिस्कशन करने के हमेशा से आदी हैं, खुल डुल के बात करते हैं, किसी इन्फ्लुएंस के बगैर, किसी भी वो मतलब सीधी बात कर जाते होते हैं, ऐसे ही जस्टिस बाबर सत्तार साहब का हम अगर माजी में उनके किसी भी जज को परखने के लिए बेहतर ये होता है कि उनके फैसले देखे जाएं, तो इनका इन्फ्लुएंस जो इनके अदलिया के अंदर से आता है, उनका वो यही है कि ये ना तो किसी का प्रेशर लेते हैं, ना किसी के प्रेशर में आते हैं, ये इंसाफ की बेस पे, मेरिट बेस पे ये फैसले करता है जस्टिस बाबर सत्तार। माजी में हमने देखा कि कुछ दिन पहले तक इनके फैमिली के सारा डाटा भी हुआ था, लीक हुआ था, और किस तरह से इनको इस सारे निशाना बनाया जा रहा था। अभी भी जस्टिस बाबर सत्तार ने खत लिखा है और उन्होंने इस तरह से हाईलाइट किया है कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है कि केस से साइड पे हो जाए, जिस पे धड़ाधड़ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ रही हैं हमारे सियासतदानों की जानिब से। तो इसमें आपको लग रहा है कि ये एक फैक्टर हो सकता है? नहीं, देखिए बात ये है, पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, मैं समझता हूँ कि वो निहायत ही एक बेहतरीन इंसान है, उनके फैसले भी बड़े अहम फैसले हैं, और उनके होते हुए बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएंगी। उन्होंने आज भी ये कहा है ना कि हमें जो असेंबली है और उनके साथ खड़े होना है, हमें पार्लियामेंट के साथ जाना है। बड़े उनके अच्छे फैसले आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग इलेक्ट होकर फैसल वाडा साहब की तनकीद के ऊपर चीफ जस्टिस साहब भी जो बेंच बना है, 3 रुकनी बेंच, उसकी सदारत कर रहे हैं, उन्हीं की सरबराही में ये बेंच बना है। मैं कहता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि उन्होंने वो आएगा, अभी तो वो चुके कल बेंच पे बैठना है, तो देखते हैं उस पर क्या फैसला आता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए बाबर सत्तार साहब की जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो उन्होंने माजी में बड़े अच्छे फैसले किए हैं, और वो देखिए किए होंगे अच्छे फैसले, हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि अदलिया के अंदर से ये कहा जाता है उनके ऊपर जो इल्जामात लगे हैं, ठीक है, वो इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए, उनको उनका जवाब देना चाहिए। ये नहीं है कि जिन्होंने उनको खत लिखा है या जिन्होंने निशानदेही किया उनको ही निशाना बना ले। ठीक, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अमजद साहब से जान लेते हैं। अमजद साहब, ये डिस्कशन तो हो गई, अगर थोड़ा सा पॉलिटिकली एंगल देखें, आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की नैब के हवाले से हेयरिंग जो है वो लाइव होगी, तो आज भी सुबह से यही उम्मीद थी कि लाइव ही होगी, बानी पीटीआई को वो वीडियो लिंक के जरिए उनको लाइव लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या आपको एग्जैक्टली क्या रीजंस लगती हैं, क्यों नहीं हुआ? देखिए, 2 चीजें हैं इस पे। पहली बात तो ये कि मैं पहले थोड़ा सा एक फिक्रे में ये कहूँ कि जैसे जस्टिस बाबर सत्तार की बात आपने की ना, उसमें एक तो चूंकि उनके ऊपर जो इल्जाम आता है, इल्जाम की मैं बात कर रहा हूँ कि ये बाद में आज अगर हाईकोर्ट ने प्रेस रिलीज के जरिए वजाहत की है उसकी, लेकिन उनको उस वक्त ये चाहिए था ना कि अपना जो दोहरी शरीयत जो है, ये असासा ही होता है ना दूसरे मुल्क की शरीयत, और वो अपने असासे अगर जो शो करना जिसमें उसमें किसी 1 रुपए को भी छुपाना जज के लिए, तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है।
ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि जो सो मोटो हुआ उसमें अब ये सारी चीजें खुलकर होनी चाहिए, इसका निपटारा होना चाहिए दूसरे लफ्जों में, और इनको हमारे सामने क्लियर आना चाहिए कि इसमें पीछे था क्या और क्यों था। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से आप ये समझे कि जो कुछ हो रहा था सियासतदानों के लिए स्पेशली, और हर रोज कोई ना कोई इस पे आ रहा था कि प्रेशराइज, तो उसके जवाब में कहीं ना कहीं से तो फिर कुछ ना कुछ मुजाहमत तो आनी थी। ठीक हो गया। अब मुझे जरा ये पॉलिटिकल क्वेश्चन का आंसर भी कर दीजिए, ये आज हियरिंग लाइव क्यों नहीं हुई? अच्छा जी, मैं उस पे आता हूँ। देखिए मामला तो ये है कि इस पे तो एक चीज तो हमें ये बात ध्यान में रखी, एक सुप्रीम कोर्ट ने फर्ज करे, एक सबसे बड़ी अदालत है ना, उन्होंने कहा कि जी कि ये इन कैमरा कह लें या ये कह रहे हैं कि जी कि लाइव नहीं होगी, तो उसको सबको उस हदायत को या उस हुक्म को मानना भी चाहिए। अगर वहां से कोई तस्वीर लीक होती है, वहां से कोई चीज लीक होती है और कोई एक बंदा खड़ा होकर कहता है जी मैंने की है, ठीक है ना, मुझे जो सजा देनी है दे लें, मतलब ये एक रवैया भी ठीक नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखें उसके बानी पीटीआई के जो बयानात लाइव चलाने पे या उनको चलाने पे मीडिया के ऊपर चूंकि पैमरा ने पाबंदी लगाई हुई है, और मेरे ख्याल में अदालत ने दुरुस्त फैसला किया कि उन्होंने उसको लाइव नहीं दिखाया, क्योंकि वो एक अदालत कैसे कानून की खिलाफ वर्जी कर सकती है कि एक कानून एक है ना कि जी पैमरा के पास इख्तियार, और उसने कहा जी कि आप उनको लाइव नहीं दिखा सकते। हम तो जब यहाँ पे बात अभी कर रहे हैं मैं और आप, तो आप उनका नाम नहीं ले रही, मैं भी नहीं ले रहा, हम कहते हैं बानी पीटीआई, तो आप उसको लाइव कैसे दिखा देते थे? वो इसका मतलब यह कि अदालत को तो उस फैसले का एक आईनी इदारा है ना पैमरा, और कानूनी इदारा है, उसने एक उसके पास इख्तियार है कि वो जारी कर सकती है ऑर्डर, और उसने किया। या तो पहले उस ऑर्डर को कालअदम करार दें कि जी नहीं आप उनके ऊपर जो पाबंदी है वो गैर कानूनी है और उसको हम बहाल कर रहे हैं, उसके बाद लाइव चलाएं, जो मर्जी करें वो फिर हो सकता है। ठीक है, अजीज साहब से जान लेते हैं। अजीज साहब, ये जो फैसला अभी हियरिंग चल रही है उसको लेके काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म के रिमार्क्स भी जजेस की तरफ से सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है ये किस नहज बैठेगा ये मामला नैब के हवाले से? देखिए फैसला तो बिल्कुल जजों ने करना है, जी। हम तो इसके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं। जी, आपकी राय ही चाहिए इस पे। जी एग्जैक्टली। मैं ये समझता हूँ कि देखिए इसके ऊपर जो भी फैसला आए वो इस तरह का फैसला आना चाहिए कि उसको भी कुछ सियासी बुनियाद नहीं बनना चाहिए, और जजों को भी इस पे थोड़ा सा देखना होगा कि क्या ये चीजें जब जिन्होंने ये मुकदमा दायर किया है जिसमें पार्टी बने हुए हैं, जब उनका दौर था तो क्या उन्होंने इस बातों को संजीदगी से लिया? ये बातें उनको बाद में क्यों याद आई है? उनको सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाना पड़ा जब वो खुद वजीर आजम थे? उस वक्त ही वो चीजें सेटल कर लेते और इन चीजों के ऊपर गौर करते। उस वक्त तो उनको कोई चीज नजर नहीं आई, उस वक्त तो उन्होंने इसी कानून के तहत इसी अदारे के तहत कहा इसको भी पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको भी पकड़ो, और वो खुद डायरेक्शन जारी करते थे। तो अब जब वो उतर गए तो उनको ये याद आ गया। तो मेरा ख्याल है कि ये चूंकि जो फैसला है ये असेंबली ने किया हुआ है, इस पे भी जजों को गौर करना चाहिए कि वो इलेक्टेड लोग हैं, उनको अगर इन चीज़ों की नहीं ज़रूरत तो लिहाजा इसके ऊपर कोई ऐसा खास मेरा ख्याल है कि कोई वो फैसला करना नामुनासिब होगा, और ये इख्तियार जो है असेंबली को ही देना चाहिए कि वो देखे कि नैब के क्या इख्तियारात होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया अजीज साहब, आपका पॉइंट आ गया। इकबाल साहब से भी लास्ट उनका पॉइंट जान लेते हैं। इकबाल साहब, मुल्क की सियासत में हलचल के अलावा कहीं स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए ये बहुत सारी हलचल जिसका आप जिक्र कर रही है ना, ये अभी ये मीडिया के ऊपर है, मैं खुद मीडिया मैन हूँ। देखिए लेकिन ग्राउंड के ऊपर हमें बहुत सारी चीजें सेटल होती हुई नजर आ रही हैं, उसमें चाहे मईशत हो, चाहे महंगाई हो, जिसका हम बहुत जिक्र करते रहे, हम खुद क्रिटिसाइज करते रहे, और अभी भी है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि वो खत्म हो गई है, लेकिन ये एक मेरे ख्याल में कि जी के दुरुस्त सिमत की तरफ चीजें चल पड़ी हैं, और उम्मीद हमें ये रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में ये बेहतर होगा, और इसमें मईशत में भी बेहतरी, जब सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी और यहाँ पे रोजगार के मौके होंगे, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, तो फिर महंगाई का तासर जो एक तो कुछ डाउनफॉल भी है, लेकिन दूसरी बात यह है कि जो दूसरा ये जो होगा कि जब लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो इसका जो इम्प्रेशन है महंगाई का वो खत्म होता जाएगा। तो इकबाल साहब, ये मुज़ाकरात हो जाएंगे? किसके? तहरीक इंसाफ के और सियासी जमातों के, बाकियों के? ये तो तहरीक इंसाफ के ऊपर है ना, वो अगर करना चाहेंगी तो हो जाएंगे, बाकी तो सारे बारी बारी उनको दावत करना चाहती हैं, लेकिन वो तो एस्टैब्लिशमेंट से करना चाह रहे हैं ना।
नहीं तो एस्टेब्लिशमेंट से क्यों मुज़ाकरात करना चाहते हैं? वो तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, देखिए ना, बात यह है कि पूरे का पूरा बयानिया इसका मतलब है कि वो जो अब तक कहते रहे कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत गिराई, एस्टेब्लिशमेंट ने उनके खिलाफ ये किया, एस्टेब्लिशमेंट ने उनके खिलाफ ये किया, और आप मुज़ाकरात भी उनसे करना चाहते हैं और वो जमहूरियत भी कहते हैं। फिर इसका मतलब ये है कि फिर वो दूसरी सियासी जमातों का बयानिया दुरुस्त है कि ये सिर्फ उनके कंधों पर बैठ कर सकते हैं। आपका पॉइंट भी आ गया। जी जी अमजद साहब, आपका पॉइंट भी आ गया। अजीज साहब, लास्ट पॉइंट सर, इसी पे आपका यही सेम क्वेश्चन आपके आगे भी रखे देती हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाह रही है, सियासी जमातें तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करना चाह रही हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे गोल दायरे में सारी जमातें घूम रही हैं, एक पॉइंट पे कोई भी खड़ा नहीं हो पा रहा, क्या बनेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी जो बानी पीटीआई ने कहा है कि वो जनरल आसिम मुनीर को एक खत लिखेंगे, पहली बात तो ये है कि ये सारी उम्र जो है इन्होंने इस बात पे लगा दी कि कभी ये कह देते हैं कि फौज सब कुछ कर रही है और कभी ये कहते हैं कि नहीं सियासतदानों से बात होनी चाहिए। तो ये अगर इन्होंने खत लिखना है तो ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को खत लिखें, ये सदर पाकिस्तान को खत लिखें कि जी ये मुल्क में अफरा तफरी है या ये चीजें होनी चाहिए या ये चीज हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। उनको तो मानते ही नहीं ना, वो कहते हैं ये मैंडेट चोर है। अच्छा, क्या चीज? उनको तो वो कहते हैं कि ये मैंडेट चोर हैं। सदर साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, वजीर आज़म PMLN के, ये दोनों जमातें तो उनको मैंडेट चोर हैं। वो बकौल अगर ये मैंडेट चोर है तो इनके लोग क्यों असम्बली में बैठे हुए हैं? वो इसी वजह के बाहर आके तहरीक चलाएं कि जी नया इलेक्शन करवाएं, हम इस असम्बली में नहीं बैठना चाहते। इन्होंने तो इलेक्शन चोरी किया है। और दूसरी तरफ ये है कि ये कल तक कहते थे कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने ही इस इलेक्शन में सब कुछ करवाया। मैं खुली बात कर देता हूँ, तो आज इनको जनरल आसिम मुनीर की तरफ जाने की क्या जरूरत पड़ी है? मैं समझता हूँ एक मेरी आखिरी बात सुन लें कि इस वक्त भी बानी पीटीआई जो है वो ये हाथ लिख के या ये बात करके कोई नेक नामी नहीं कर रहे। वो इस वक्त भी अफवाज पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फौजी क़यादत को एक पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है अजीज साहब, आपका पॉइंट भी आ गया। बहुत शुक्रिया अमजद इकबाल साहब, आपने भी ज्वाइन किया। अजीज अहमद अवान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।